Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with a fresh new unit in partnership accounts, which is valuation of goodwill. गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है वो अपने डिस्कस करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी अपने डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन होता कैसे है। सो गुडविल का ये पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स के नेक्स्ट यूनिट्स में काम लगेगा। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये सब यूनिट्स में गुडविल का वैल्यूएशन एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का काम पड़ेगा। इसलिए हम इस यूनिट को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक सेपरेट यूनिट ही है, विच इज यूनिट 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इस यूनिट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या सीखना है? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर। थर्ड, what is the accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner, retirement, retirement कम admission और death of a partner। ठीक है, तो सबसे पहला learning objective is to understand how to find out, that is to calculate the value of goodwill. That is, we shall now understand valuation of goodwill। ठीक है, राइट। गुडविल होता क्या, पहले सिंपल मीनिंग में मेरे को समझाओ। व्हाट इज गुडविल? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गुडविल? You can explain in one word, phrases, sentences, whatever comes to your mind, speak out। It is an intangible asset, okay? What else? What is goodwill? All of you should participate। It increases the value of a company, perfect, okay? What is the meaning? What do you understand by goodwill? Goodwill is what? One word answer में कोई बता सकता है मेरे को? Goodwill is what? Valuation of the firm. Reputation. Reputation। Correct answer is reputation। Reputation creates goodwill। Reputation in the market means there is goodwill in the market। So goodwill का meaning is the reputation, name in the market। ठीक है, यानी मार्केट में लोग आपके बिजनेस एंटिटी को पहचानते हैं, तो आपका मार्केट में गुडविल है। गुडविल होने से होता क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस एंटिटी पर? टेल मी, ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। गुडविल होने से बिजनेस एंटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? अच्छा, कस्टमर्स का ट्रस्ट इज गुडविल, ओके। तो उसका बिजनेस एंटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? वो ट्रस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है? यस, ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। गुडविल का प्रेजेंस, Increase of brand value. इंक्रीज ऑफ ब्रांड वैल्यू से क्या होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है Increase in गुडविल? demand of goods. इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स, ओके। अच्छा, इसका मतलब आपने जो कहा उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि मार्केट में अगर आपका नाम है
तो लोग आपके पास गुड्स खरीदने के लिए आएंगे, आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू सिमिलर अदर बिजनेस एंटिटीज। आपके कंपटीटर्स के मुकाबले आपके पास कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा, बोलो। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ना, जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होगा बिजनेस का। कस्टमर्स जितना ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा सेल करोगे बिजनेस का उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ गुडविल इज ऑन बिजनेस एंटिटीज प्रॉफिट। So the ultimate impact of goodwill is on business entities' profit. So that is why profit is used as a base for valuation of goodwill. Goodwill को वैल्यू करने का कई सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यूज होता है। तो उसमें आप देखोगे सारे मेथड्स में देयर इज वन कॉमन फैक्टर। व्हाट इज दैट? द प्रॉफिट्स आर यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए प्रॉफिट्स आर यूज्ड एज अ बेस, and the reason is very simple and obvious. Goodwill has an impact, has an ultimate impact on the profits of the business entity, because goodwill means the reputation, name in the market, as a result of which the business entities have more customers as compared to their competitors. More customers means higher amount of sales, more amount of sales means more amount of profit. So goodwill has an impact on the profits, and that is why profits are used as a base for the purpose of valuation of goodwill. ठीक है, क्लियर है? ओके तो सबसे पहला मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब तो क्लियर हो गया ना कि गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी मेथड्स में एक कॉमन बेस है, प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स यूज होगा हर एक मेथड में फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। केशव नोट्स मेंटेन कर रहे हैं? यस सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जिस्ट मैं आपको बताऊं, सिंपल सा मीनिंग इसका बताऊं कि पास्ट फ्यू इयर्स में, बेसिकली पास्ट तो पास्ट कितना, रीसेंट पास्ट या बहुत ज्यादा पास्ट? रीसेंट पास्ट, वेरी गुड। रीसेंट पास्ट, रीसेंट पास्ट का मतलब लगभग 5 या 6 साल। ठीक है, तो पिछले 5 या 6 साल से 5 साल पकड़ लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5 इयर्स, बट लेते ऐसा है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा ऐसा ही करना है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि रीसेंट पास्ट में जो प्रॉफिट्स हुआ है, रीसेंट पास्ट में जो प्रॉफिट्स हुआ है, ठीक है, उन प्रॉफिट्स का एवरेज, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसके बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। ठीक है, कैसे होगा? एग्जाम्पल लिख रहे हैं।
आप लोग रनिंग नोट्स मेंटेन करते रहो अपने अकॉर्डिंग। जैसे 5 साल का डेटा अपने ले रहे हैं, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का डेटा अपने ले रहे हैं। ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ था 20,000, ईयर 2 में 25,000, ईयर 3 में 23,000, ईयर 4 में 28,000 एंड ईयर 5 में 30,000। ये 5 साल का प्रॉफिट है। 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स। वेरी गुड। सो टोटल प्रॉफिट, तो यानी समेशन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यस, कौन सबसे पहले कैलकुलेट करके दे रहे हैं? 20,000 प्लस 25,000 प्लस 20, हाँ, 1,26,000 ना। कैलकुलेट करो, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 23,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000। ओ, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट पिछले 5 साल का 1,26,000 है। कितने साल का प्रॉफिट लिया हमने? 5 साल का प्रॉफिट लिया। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 5। सो डिवाइडेड बाय 5 करो, इट इज कमिंग टू ₹25,200। यानी पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज बेसिस 25,200 का प्रॉफिट हुआ है। कुछ साल 25,200 से कम प्रॉफिट हुआ है, कुछ साल 25,200 से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बट इन ऑन एन एवरेज बेसिस इन 5 सालों में 25,200 के लगभग प्रॉफिट्स हुआ है। एवरेज बेसिस में समांतर रूप में हर साल 25,200 का समांतर रूप में प्रॉफिट उसके ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये किसका नतीजा है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुडविल। It is due to the presence of goodwill. Presence of goodwill has brought in more customers, which has increased the sales, and as a result, the business entity can see profits. ठीक है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है ये किसका नतीजा है? गुडविल का। बिकॉज गुडविल होने के कारण कस्टमर्स आए, हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ, सेल्स होने के कारण प्रॉफिट्स हुआ इंक्रीज। तो ये प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट गुडविल का नतीजा है। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला। तो इस एवरेज प्रॉफिट को नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे कि ये जो 25,200 का एवरेज प्रॉफिट हमने इन 5 सालों में कमाया है, इसको आगे और कितने साल इसी तरीके से कमा सकते हैं? क्या बोला मैंने? ये जो 25,200 का प्रॉफिट हमने कमाया है इन 5 सालों में, इसी तरीके से प्रॉफिट हम आने वाले और कितने सालों में आगे कमा सकते हैं? बिकॉज क्या होता है ना, फ्यूचर में क्या होता है, मार्केट सिचुएशंस चेंजेस, there might be more competitors coming in the market which are able to take away our customers because they have improved technology, they have improved product। ठीक है, सो कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता है मार्केट में। आज बिजनेस एंटिटी का जो शेयर है वो आने वाले सालों में चेंज होगा, आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। यानी मार्केट शेयर आने वाले सालों में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज मार्केट सिचुएशंस कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर वर्किंग। तो ये 25,200 का जो प्रॉफिट इन 5 सालों में हो चुका है एवरेज बेसिस में,
तो इसी तरीके का प्रॉफिट और आगे कितने सालों में होगा, क्या लगता है? सिर्फ 3 साल में सर और होगा। मैं बोला 3 साल के बाद, 3 साल के बाद सर चेंज हो जाएगा। या तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बढ़ सकता है या घट भी सकता है। बट अभी कंडीशंस को देखकर यह समझ में आ रहा है कि कम से कम हम आने वाले 3 साल में ये 25,200 का प्रॉफिट को चला पाएंगे। ये लग रहा है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ स्टडी, मार्केट रिसर्च, कि अभी जो प्रेजेंट बिजनेस का कंडीशन है, सॉरी सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट में जो शेयर है, ठीक है, तो मार्केट स्टडी रिसर्च जो भी है करके अपने को ये पता चला कि और 3 साल में ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा, और 3 साल में ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा, और 3 साल में ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा का जो फ्रेज है वो याद रखना। और 3 साल में ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा। 3 साल के बाद एवरेज प्रॉफिट हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए। इन दोनों ही केसेस में प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। बट अभी जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है इन पिछले 5 सालों में, यही प्रॉफिट हम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मेंटेन कर पाएंगे। यानी आज के डेट में जो मेरा गुडविल है उसके बदौलत ये 25,000 का, ये 25,200 का प्रॉफिट हम अगले 3 साल मेंटेन कर पाएंगे। आज जो गुडविल है मार्केट में, उसके बदौलत ये 25,200 का प्रॉफिट हम और 3 साल मेंटेन कर पाएंगे। तो यानी गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया? 25,200 इंटू 3। बिकॉज वो गुडविल आपको 25,200 अगले 3 साल देगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन क्या हुआ फिर? 25,200 इंटू 3। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ये 3 इयर्स क्या है? दिस इज कॉल्ड 3 इयर्स परचेज। फिर 3 इयर्स तो समझ में आई, 3 इयर्स के आगे आपने क्या लगा दी? 3 इयर्स परचेज क्या है? वाई द वर्ड परचेज? बिकॉज जो आपका बिजनेस खरीदेगा वो आपका बिजनेस खरीदने के साथ साथ आपका गुडविल भी खरीदता है, ठीक है। तो गुडविल अगर खरीद रहा है तो वो आपसे आने वाले 3 साल में 25,200 कमाने का प्रॉफिट भी खरीद रहा है। तो मार्केट में अगर आप अपना बिजनेस को बेचने जाओगे, तो बिजनेस को जब बेचने जाते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बिकॉज गुडविल के कारण, गुडविल का सीधा इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर होता है। तो जो आपका जो जो परचेजिंग कंपनी, बिजनेस एंटिटी आपका बिजनेस को परचेज कर रहा है, वो आपको गुडविल का भी दाम देगा। गुडविल का दाम देने का मतलब क्या? आने वाले 3 साल में 25,200 प्रॉफिट कमाने का राइट भी आपसे वो परचेज कर रहे हैं। सो दैट इज वाई 3 इयर्स परचेज। क्लियर? एंड 3 इयर्स परचेज का मीनिंग क्या है? 3 इयर्स ये प्रॉफिट आगे और मेंटेन हो पाएगा। तो जो आपसे बिजनेस खरीदेगा विद गुडविल डेफिनेटली, तो आपसे वो 3 इयर्स का प्रॉफिट खरीद रहा है। मतलब उसको बिजनेस बेचकर आप 3 इयर्स का प्रॉफिट को फोरगो कर रहे हैं। क्लियर है? दैट इज वाई 3 इयर्स परचेज। ओके। So according to the first method, what is the valuation of goodwill? Maintain the running notes. So goodwill according to the average profit method is average profit into number of years purchase. Average profit into number of years purchase. Average profit into number of years purchase. Ab average profit. Whenever I see the word average, two things comes to my mind. Simple average or weighted average. एवरेज दो टाइप का होता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अभी जो हमने किया वो
सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज मींस सिंपली एडिंग द प्रॉफिट्स डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, we need to assign weights to each year's profit। कैसे? I'll explain, but उससे पहले we need to understand in what circumstances we use weighted average and in what circumstances we use simple average। weighted average कब यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे, वो डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। बट उससे पहले समझो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज कब करना है। एक ही रूल है, जिन ईयर्स का आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उन ईयर्स के प्रॉफिट का स्टडी करो। क्या स्टडी करो? ट्रेंड देखो। ट्रेंड क्या चीज का? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब हर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बीच में कभी भी प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ, हमेशा प्रॉफिट हर साल इंक्रीज 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 होते जा रहे हैं। बीच में कोई भी साल प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ, हर साल इंक्रीज इंक्रीज हुआ, तो दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। या फिर प्रॉफिट हर साल डिक्रीज 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 होते जा रहे हैं, सो दैट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड, बीच में कभी इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर प्रॉफिट्स आर शोइंग अ डेफिनाइट ट्रेंड, डेफिनाइट मींस आइदर इंक्रीजिंग 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 और डिक्रीजिंग ट्रेंड, decreasing 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 decreasing, then in that case use weighted average, otherwise use simple average। यानी सिंपल एवरेज कब यूज करना है? जब आप देखोगे कभी कभी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, इस मोड में चल रहा है। सो देयर इज नो ट्रेंड, सो व्हेन देयर इज नो ट्रेंड यूज सिंपल एवरेज। ये नोट्स मेंटेन करते चलो। सो व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रेंड, either the profits are increasing or decreasing, use weighted average। and if there is no trend, means profits are increasing or decreasing, increasing decreasing, there is no particular increasing or particular decreasing trend, then use simple average। सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है। अब डिस्कस क्या करना है, समझना क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए अपने को वेट्स असाइन करना पड़ेगा, हर एक साल के प्रॉफिट को वेट असाइन करना पड़ेगा। नहीं रुको, ठीक है, वेट्स असाइन करेगा। वेट्स असाइन कैसे करें? वेट्स मतलब क्या? इंपॉर्टेंस। वेट्स मतलब क्या? जैसे अपने बोलते हैं ना, इसके बाद में वजन है, मतलब इसका बात जो है वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे को एकदम लॉजिकली सोचकर बताओ, सपोज अगर मेरे पास 5 साल का डेटा है, तो उन 5 साल में से कौन से साल को आप सबसे ज्यादा वेट असाइन करोगे? नहीं। सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, हम लोग अभी 2026 में हैं, ठीक है, तो 5 साल का डेटा अपने कौन सा ले रहे हैं? 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है, तो इन 5 साल में कौन से ईयर को आप सबसे ज्यादा वेट असाइन करोगे? वेट आप क्या लोगे? वेट्स क्या लोगे? मैं आपको वेट्स ही बता दूं। 5 साल है, 5 साल है, तो आपका वेट्स क्या होगा? 1 2 3 4 5। सबसे कम वेट कौन सा है? 1। सबसे ज्यादा वेट है 5। तो वही मेरा क्वेश्चन है,
ये जो 5 साल है, इन 5 साल में से कौन से साल को आप सबसे ज्यादा वेट यानी 5 असाइन करोगे? The 5 साल latest year. लेटेस्ट, वाई लेटेस्ट, कैन यू एक्सप्लेन वाई So because लेटेस्ट? that goodwill increases means बांग्लाते बोल it takes time to increase the goodwill. ना, you know but you're not able to frame. I know you know. You explain in whatever language you are comfortable, I will understand. Tell me. No, sir, I'm comfortable in English only. Means I'm not able to frame the answer. So you think and come back. Hmm. Take 1 minute का time, think and come back. मेरा क्वेश्चन है, ये 5 साल है, 2021, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल है, ठीक है? और 5 साल है तो 5 वेट्स है। वेट्स बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? 1 2 3 4 5। ये जो वेट्स है, इसमें सबसे ज्यादा वेट नंबर 5 है, सबसे कम वेट नंबर 1 है। तो माय क्वेश्चन इज, ये जो 5 साल है, इन 5 में से कौन से साल को आप सबसे ज्यादा वेट यानी वेट 5 असाइन करोगे? तो 2021 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, कौन से साल को आप वेट 5 असाइन करोगे? ऊपर से 2025 को हम वेट 5 असाइन करेंगे। ही इज करेक्ट, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई ही इज करेक्ट? व्हाट इज द रीजन? ही विल असाइन द हाईएस्ट वेट टू द मोस्ट recent year. नो, इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड दोनों केस में अपने वेटेड एवरेज यूज करता है। Why the latest year is assigned the most highest weight? Yes, Keshav, if you can tell me. सर क्योंकि 2025 सबसे ज्यादा रीसेंट ईयर है, तो डेटा जो है आपके पास वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट इसी साल में है। वही तो हुआ ना, तो बोला नहीं बेटा, ठीक है? तो केशव और इज डाउटफुल सेइंग लग दैट रहा था। कि 2025 मेरा लेटेस्ट ईयर है, तो 2025 मेरे को एकदम करंट पिक्चर बताएगा प्रॉफिट्स का, बिकॉज गुडविल का सीधा इंपैक्ट प्रॉफिट्स पर होता है। तो सबसे रीसेंट ईयर का प्रॉफिट, सबसे रीसेंट पिक्चर बताएगा मार्केट में बिजनेस के रेपुटेशन का, ठीक है? सो सबसे ताजा साल, सबसे करेंट ईयर विल डिपेक्ट द मोस्ट रीसेंट पिक्चर। सो दैट इज व्हाई द लेटेस्ट ईयर, द मोस्ट रीसेंट ईयर इज असाइंड द हाईएस्ट वेट। एंड सबसे जो पुराना साल है, इसमें 2021 हो गया, उसको सबसे कम वेट असाइन करेंगे, यानी मेरा वेट हो जाएगा, बोलो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लियर? समझ में आया? ओके। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो एग्जाम्पल 1 है, क्या इसमें अपने को सिंपल एवरेज यूज करना चाहिए या वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए? एग्जाम्पल 1 में बताओ It's फटाफट। simple. सिंपल, वाई? It is not following a particular trend, no? विच ईयर, कौन से ईयर में दिक्कत हो रहा है? ईयर 3 में दिक्कत हो रहा है। ईयर 3 में अचानक से प्रॉफिट गिर गया है, ठीक है? ओके, 23,000 का हो गया। सो सिंपल एवरेज, राइट? एग्जाम्पल 1 में सिंपल एवरेज। अभी एग्जाम्पल 2, ठीक है? ये ईयर है, कीप मेंटेनिंग द नोट्स। बोलो, इसमें वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज? Oh, wait it. Weighted average, because the profits are increasing, 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 increasing. The rate of increase is not important.
ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीमेंट कैन बी बाय 10% और 1% और 0.5%. रेट कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है. So when the profit show a particular trend either increasing or decreasing, then we use weighted average. And how are weights assigned? The most recent year is assigned the highest weight. अपने अगर 5 साल का डेटा ले रहे हैं तो मेरा वेट्स होगा 1 2 3 4 5, और उन 5 साल में सबसे रीसेंट ईयर जो है लेटेस्ट, उसको वेट 5 असाइन करेंगे. एंड सबसे जो पुराना ईयर है उसको अपने वेट 1 असाइन करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली अपने हर साल को वेट असाइन करेंगे. क्लियर? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में क्या सीखा था? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हु कैन टेल मी? समेशन WX बाय समेशन W. ठीक है, समेशन WX बाय समेशन W. W इज व्हाट? वेट्स. X इज द वेरिएबल जिसका एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं. अभी इधर में हम लोग क्या कर रहे हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, यानी प्रॉफिट्स का वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं. यानी X मेरा क्या है? प्रॉफिट्स है. X इज दैट वेरिएबल जिसका हम लोग वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं. इधर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो X मेरा प्रॉफिट है, तो X के जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? प्रॉफिट. तो फॉर्मूला क्या बना? समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट, समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट बाय समेशन वेट्स. तो यानी अपने को प्रॉफिट मेरा X हो गया, वेट्स मेरा W हो गया, तो WX करके निकालो. बोलो एक्टर, एक एक करके बोलो. 25,000. वो हेल्प करेगा कि नहीं मेरे को? अपर्णा देखो, संभालो यार, क्या कर रही है? सर कितनी वही करेगी? सॉल्व कर रही थी मैं. अच्छा, ठीक है, बोल, टोटल बता दो. WX करके निकाला मैंने, चेक कर लो आई एम करेक्ट. चेक कर लो एक बार. Humans can make mistakes. Even computers and artificial intelligence can also make mistakes. Not a big deal. 4,47,000 आ रहा है. 4,47,000 आ रहा है. This is summation WX. Summation W. बोलो 15. Yes, The sir. weighted average profit is 4,70,000 divided by 15. How much is it coming to? 31,333.33. 31,000. 31,333. 0.33. नहीं लिखना है 0.33. अकाउंट्स में नहीं चलता है डेसिमल. ठीक है सर, अगर 0.67 होता तो 4 लिख देते. 0.5 है उससे ज्यादा होता तो अपर राउंडिंग ऑफ, 0.5 से लेस है तो लोअर राउंडिंग ऑफ. सो 31,333. ओके, सो दिस इज वेटेड एवरेज. गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज सपोज 3 है. Yes, Supal, tell me. So what will be follow simple average on this also? Is there any difference? अच्छा, सिंपल है वो तो. आई डेंट गेट यू. Is there any reason to follow weighted average in this question? हाँ, because the profits are showing increasing trend. A particular trend is shown, so we follow weighted average. No trend means simple average. So suppose number of years purchase is 3
तो वेटेड एवरेज को अपने 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इंटू 3 करके कितना आ रहा है? 94,000, 93,999 ऐसा कुछ आ रहा है। सो 94,000 या जो आपका आंसर आए वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 94,000 is the value of goodwill if 3 years purchase is there. Okay, so that is average profit method. Clear है पूरा डिस्कशन? ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक जनरल क्वेश्चन का आंसर बताना। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन, अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं मेथड का नाम नहीं बता रहा हूं, पहले उसके लिए एक बेस, एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसा मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जिस बिजनेस एंटिटी का गुडविल है तो केवल उसी का प्रॉफिट होगा और बाकियों का लॉस होगा, ऐसा है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली है? आंसर इज नो। कॉलेज स्ट्रीट में गया है? डेफिनेटली गया है। कॉलेज स्ट्रीट में या बड़ा बाजार में गए हो, एक लाइन से सब दुकानें एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं। यस, डेफिनेटली। तो एक दुकान ऐसा होता है जिनसे हम रेगुलरली परचेज करते हैं बिकॉज वो फिक्स्ड हो जाता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बाकी दुकानें जो है दे आर इनकरिंग लॉसेस, उनके पास कस्टमर्स ही नहीं है। क्या उन लोग कमा नहीं रहे हैं? क्या कमा रहे हैं ना, उनके पास कस्टमर्स ही नहीं है ना? थोड़ा है बट है, ठीक है? थोड़ा है बट है। हाँ, जिसके पास गुडविल है उसके पास ज्यादा है, मतलब जिसका मार्केट में नाम बढ़ गया है, नाम उठ गया मतलब बढ़ गया है, उसका गुडविल है, तो उसके पास डेफिनेटली ज्यादा कस्टमर्स होंगे। बट अदरवाइज बाकी बिजनेस एंटिटीज के पास का बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी कस्टमर्स हैं, तो वो भी अपने गुड्स को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। यानी जब अपने कोई चीज का दुकान खोलते हैं तो हमें पता है कि इससे रिटर्न आएगा ही आएगा। डेफिनेटली जिसका गुडविल है उसका ज्यादा रिटर्न होता है, और जो मार्केट में नया है या वो गुडविल नहीं बना पाया, रेपुटेशन नहीं बना पाया है, नाम नहीं बना पाया बिकॉज ऑलरेडी पहले से दूसरे बिजनेस एंटिटी का नाम मार्केट में काफी प्रचलित है। बट ऐसा नहीं है कि जिसका नाम नहीं है उसके पास कस्टमर्स नहीं आते, आते हैं, वो भी प्रॉफिट कमाता है। तो दुकान खोले हैं तो कमाई होगा, कस्टमर्स आएंगे। यानी बिजनेस, अगर अपने कोई भी टाइप का बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस का, हर एक बिजनेस का अपना एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न होता है। रिटर्न मतलब क्या? बिजनेस में बिजनेस करें तो उसमें रुपया लगा, इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट के पीछे मेरे को रिटर्न आता है। तो हर एक बिजनेस एंटिटी का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है विच इज नॉर्मल टू दैट टाइप ऑफ बिजनेस। तो उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो हर एक बिजनेस एंटिटी का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या? आम तौर पर लोग इस टाइप का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके इतना कमा ही लेते हैं। हाँ, जिन लोग ओवर द इयर्स काफी मेहनत करके मार्केट में अपना गुडविल खड़ा कर लेते हैं, रेपुटेशन बना लेते हैं, तो उनका डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट अदरवाइज लोग
इस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके इतना रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली आम तौर पर कमा ही लेते हैं, इवन विदाउट हैविंग अ गुडविल. विदाउट गुडविल डज नॉट मीन अ बैड विल, नॉट इन दैट सेंस. ठीक है, मतलब उतना नाम नहीं है, पहचान उतना नहीं है. ठीक है, चलते फिरते कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर केवल आपके पास ही आ रहा है, वो गुडविल है. चलते फिरते कस्टमर्स तो हर दुकान में जो उनको जरूरत होता है वो जाते ही है ना. समझ में आया? तो हर एक बिजनेस का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? वो बिजनेस में आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको इतना परसेंटेज नॉर्मली कमा के दे ही देगा. ठीक है, समझ में आया? तो जित और एक समझ में आया, राइट? केशव क्लियर है बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। ठीक है. अच्छा अच्छा, और हमारा जो रिटर्न का अमाउंट होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है. हम अगर 5 लाख का बिजनेस, 5 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस करें तो हमारा रिटर्न इतना होगा. 10 लाख रुपया लगाकर इन्वेस्ट करें तो हमारा रिटर्न इतना होगा. तो रिटर्न बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है. हर एक बिजनेस का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, बट रिटर्न का जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस बिजनेस में, कितना रुपया लगाते हैं अपना उस बिजनेस में. बिजनेस में जो अपने रुपया लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. इंग्लिश, कैपिटल मींस जमा पूंजी जो हम बिजनेस में लगाते हैं. लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड. यानी इतना रुपया बिजनेस में खटाया है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल का एक बड़ा मीनिंग समझो. कैपिटल का हमने क्लास 11 12 में एक छोटा सा मीनिंग समझा था. कैपिटल मींस ओनर्स जो रुपया बिजनेस में लगाते हैं. नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का लार्जर पर्सपेक्टिव में मीनिंग इज any amount of money which is invested in the business, and this money can come from the owners as well as from the lenders. तो लोन लेकर भी जो बिजनेस में डाला है, लोन लेता क्यों? बिजनेस में डालने के लिए. तो लोन लेकर भी जो बिजनेस में डाला है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट हो जाता है. यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा ओनर्स फंड प्लस डेथ फंड, यानी लेंडर्स का रुपया, लोन का रुपया भी काउंट होता है. तो वो उतना डिटेल तो हमारे इस टॉपिक में नहीं है, बट स्टिल फॉर नॉलेज आई टोल्ड यू. सो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस जो पैसा हमने बिजनेस में खटाया है, इन्वेस्ट किया है. तो जितना रुपया अपने कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे उतना अमाउंट का रिटर्न हमें मिलेगा. एंड हर एक बिजनेस का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो बिजनेस आपको कमाकर देगा ही. ठीक है, इवन if the business entity does not have a good will. ठीक है, to suppose मिस्टर ए, मिस्टर ए ने गारमेंट्स का एक शॉप ओपन किया और उसमें मिस्टर ए ने इस बिजनेस में मिस्टर ए ने कितना कैपिटल लगाया है, खटाया है, इन्वेस्ट किया है. ये कैपिटल वो लोन लेकर भी लगा सकता है, अपना रुपया भी लगाएगा, लोन लेकर भी लगा सकता है. से सपोज वो ₹2 लाख है. एंड गारमेंट्स का जो बिजनेस है ना, शॉप है इसका, मतलब वो रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, रिटेल शॉप है. तो इस टाइप का बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है. यानी इस टाइप के बिजनेस में लोग 10% कमा लेते हैं. यानी उनका अगर आप 2 लाख रुपया लगा तो आपका हर साल का प्रॉफिट 20,000 हो ही जाएगा.
ठीक है, 20,000 हो ही जाएगा, हर साल का प्रॉफिट 20,000 हो ही जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया तो हर साल का प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपया हो ही जाएगा। 15 लाख रुपया लगाया तो हर साल का प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपया हो ही जाएगा। तो ये बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो इसने मिस्टर ए ने 2 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉय किया है, लगाया है इन दिस बिजनेस। गारमेंट्स का शॉप खोला है, इस टाइप का बिजनेस का, गारमेंट्स के दुकान वाले बिजनेस का जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हैं, इस टाइप के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। यानी उसको पता है कि दुकान खोले हैं तो मेरे को 20,000 का प्रॉफिट होना नॉर्मल है। 20,000 का प्रॉफिट होना नॉर्मल है। कैसे निकाला 20,000? 2 लाख इंटू 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रनिंग नोट्स मेंटेन करें, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर जब पहली बार लिख लें तो फुल फॉर्म में लिखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 2 लाख इंटू 10% is equal to rupees 20,000. So normal profit is rupees 20,000. Normal profit is equal to rupees 20,000. तो मिस्टर ए को पता है 20,000 का प्रॉफिट होना नॉर्मल है। ठीक है, यानी जिसका मार्केट में उतना नाम नहीं भी है वो भी 20,000 कमा के निकल जा रहा है अगर वो 2 लाख रुपए लगाया है। बट मिस्टर ए के अकाउंटेंट ने मिस्टर ए के बिजनेस एंटिटी का पिछले 5 साल के प्रॉफिट का स्टडी किया। मिस्टर ए के अकाउंटेंट ने मिस्टर ए के बिजनेस एंटिटी का, जो गारमेंट्स का शॉप है, उसका पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का स्टडी किया। स्टडी करके उसने क्या पता किया कि मिस्टर ए अपने बिजनेस में से ऑन एन एवरेज बेसिस 24,000 कमाता है। तो मिस्टर ए का अकाउंटेंट क्या बोलता है कि सर आप तो अपने बिजनेस में से 24,000 का प्रॉफिट निकाल ही लेते हो। समझ में आया? ठीक है, तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 24,000 है। तो मिस्टर ए के अकाउंटेंट ने मिस्टर ए के बिजनेस एंटिटी का पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है उसका एवरेज निकाला, तो पता किया कि 24,000 का एवरेज प्रॉफिट हो जा रहा है हर साल आसपास। 24,000 के आसपास हर साल प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इसका मिस्टर ए जो है, इसका मतलब मिस्टर ए जो है, अब बताओ मिस्टर ए का एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करो नॉर्मल प्रॉफिट से और कंक्लूजन निकालो। क्या लगता है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो लोग एवं ही कमा लेंगे इस टाइप के बिजनेस में? बट मिस्टर ए, ही इज आउट परफॉर्मिंग because his average profit is 24,000, which is more than the normal profit. तो इससे क्या समझ में आता है? मिस्टर ए का मार्केट में देयर इज अ गुडविल because he is earning more than normal profit. More than normal profit. Average profit is more than normal profit. That excess profit is called super profit. That excess profit is called super profit. Extra profit above normal profit is called super profit. ठीक है, तो मिस्टर ए का सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इक्वल टू रुपीज 4,000।
सो सुपर प्रॉफिट का होना मतलब क्या? मार्केट में मिस्टर ए का गुडविल का होना। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने का जो सेकेंड मेथड है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी सेकेंड मेथड क्या बोलता है कि आप सुपर प्रॉफिट को यूज करो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। तो सुपर प्रॉफिट हमने किया, बिकॉज सुपर प्रॉफिट का होने का मतलब गुडविल का होना, तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सुपर प्रॉफिट को यूज करो। तो हमने सुपर प्रॉफिट कितना निकाला? 4000। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है ये और कितने साल मेंटेन हो पाएगा? से 3 years मेंटेन हो पाएगा। सो इंटू 3 years परचेज। So 4,000 into 3 is 12,000 is the amount of goodwill, value of goodwill. Clear? So goodwill is equal to super profit into number of years purchase. So goodwill is equal to super profit into number of years purchase. 4,000 का सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ इयर्स से 3 है, सो 12,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो मेथड 2 का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका नामकरण कर दो। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हाउ इज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेटेड? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, द एवरेज कैन बी सिंपल एवरेज व्हेन देयर इज नो ट्रेंड, वेटेड एवरेज व्हेन देयर इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमने दो मेथड सीखा अभी। नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नाउ हु कैन टेल मी विच मेथड इज सुपीरियर? जस्ट मैंने वर्ड यूज किया सुपीरियर, डज नॉट मीन कि सुपीरियर सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर है तो यू हैव टू जस्टिफाई। तो नाउ यू हैव टू आंसर। लेट्स सी हु कैन आंसर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड इज बेटर, more better than super profit method, or super profit method is more superior than average profit method? Which method is more appropriate to be used for valuation of goodwill? कौन The सा? Who can? average, Why? so that is more superior. So why? You have to justify beta. So that if you multiply with number of years of purchase, then the value will be more. अच्छा, ठीक है। ऊपर का कहना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन डेफिनेटली सुपर प्रॉफिट मेथड से ज्यादा होगा, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट इज मोर देन सुपर प्रॉफिट इन एनी वेज। तो गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, बट वो जो Because ज्यादा we take the वैल्यूएशन, full amount of profit, no, we not टेकिंग द just फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Hmm. ठीक है, तो बट क्या वो जो इन जो, तो इसका मतलब क्या? सर हाँ, एक सेकेंड, ऊपर को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देते हैं, फिर आप बताना। तो इसका मतलब क्या? जिस जो मेथड मेरे को गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा अमाउंट का देगा वही मेथड सुपीरियर है। मेरे को गुडविल का करेक्ट वैल्यूएशन चाहिए, नॉट increased or inflated valuation. So this justification is not correct, incorrect है ये। आपके अकॉर्डिंग जो मेथड ज्यादा अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल देगा दैट मेथड इज सुपीरियर। देन आपने ये कहा कि एवरेज प्रॉफिट में हम लोग टोटल प्रॉफिट को ले रहे हैं,
not just the extra profit. इसलिए average profit method is better than super profit, which is wrong. ठीक है? Yes, Aparna, over to you. Sir, super profit method is superior Right. because, sir, it also shows extra earning capacity and not just the total profit of the business. अच्छा, Aparna बोल रही कि super profit shows the extra earnings and not just the total profit. तो इसलिए super profit method is superior. Okay, I'll take that one point from you. Anyone else wants to contribute to the discussion? केशव बताओ, कुछ तो बोलो. केशव के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट है? केशव खाली नाम भी बोल देगा तो चलेगा, बोलो. सर सुपर प्रॉफिट ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या इंट्यूशन लग रहा है? सर वही जो अपर्णा बोली वो सबसे ज्यादा लॉजिकल और रियलिस्टिक लगा मेरे को। करेक्ट. सो अपर्णा एंड केशव का क्या कंक्लूजन है? उन लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सर 20,000 का प्रॉफिट तो एवे कोई कमा लेगा, तो 24,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से 20,000 तो एवे कमा लेता वो. गुडविल का कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट कितना है? एक्सेस प्रॉफिट ऑफ ₹4,000. 24 में से 20,000 तो कोई एवे कमा लेता. गुडविल का कंट्रीब्यूशन इन दैट प्रॉफिट कितना है? 4,000. बिकॉज मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कंसेप्ट एक्सप्लेन करते टाइम, नॉर्मल प्रॉफिट तो जो बिजनेस खोलकर बैठा हुआ है वो कमा लेगा, जिसका गुडविल नहीं भी है वो भी 20,000 जितना कमा लेता है. तो 24,000 जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें 20,000 तो एवे हो जाता है. गुडविल का योगदान कितना है? 4,000 वो ज्यादा बढ़ा कर दिया है प्रॉफिट. तो करेक्ट वैल्यूएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑलवेज. वेरी नाइस अपर्णा एंड केशव, वेरी नाइस. ठीक है, ऑलवेज. सो सुपीरियर प्रॉफिट मेथड इज ऑलवेज सुपीरियर. ठीक है. ठीक है. ओके. सो वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट मेथड. दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है. अच्छा. ठीक है. अलग सेट ऑफ डिस्कशंस हो रहा है. ठीक है. तो ध्यान से शांति से सुनो एंड पूरा पार्टिसिपेट करो. पार्टिसिपेट करते टाइम सोचना नहीं है कि मैं करेक्ट हूं या इनकरेक्ट. एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स. ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी आर हियर टू लर्न. ठीक है. तो ध्यान से सुनो. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. अगर आपका अगर मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं मैं, कि मैंने एसबीआई में, ये सिर्फ आपके मेरे बीच में रहना चाहिए, हाँ? तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि पता है मैंने एसबीआई में एक फिक्स डिपॉजिट कर रखा है जिसका मेरे को इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट का रेट कितना है? मैं बोला 10%. और हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता है? से 10,000 मिलता है. तो इंटरेस्ट का रेट 10% है. इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 है. Can you tell me what is the amount of fixed deposit that I have made in the bank SBI? 1 lakh. 1 lakh. ठीक है. कैसे निकाला?
टेल मी फटाफट। 10% of 1 lakh is 10,000. नहीं नहीं, कैसे निकालो, ऊपर टेल मी, बताओ। सर ये यूनिटरी मेथड। तो हाउ अप्लाई, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, whatever comes to your mind you tell, beta, I will understand. So tell me, interim method, how have you applied? Sir, that is 10%. So to find out 90%, we should apply that. ओ बाप रे, 90% में चला गया। सिंपली क्या करना है? No, that is 110%. नो, और कंफ्यूज कर देगा, पर रहने दो। सो 10% इज 10,000, 100% इज 1 लाख। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट इज ₹1 लाख। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया। सो अगर मैं आपको बोलता कि मैंने एसबीआई में एक फिक्स डिपॉजिट किया जिस पर इंटरेस्ट का रेट 10% है, और मेरे को हर साल वहां से इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 का मिलता है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट दैट आई हैव डन? 1 लाख रुपीज। हाउ हैव आई कैलकुलेटेड? सिंपली 10,000 बाय 10%। प्रिंसिपल अमाउंट का 10% इज इंटरेस्ट विच इज 10,000। सो प्रिंसिपल अमाउंट का 10% is 10,000. What is the 100% amount of the principal? 10,000 by 10% is equal to ₹1 लाख। क्लियर है? ठीक है। देखो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते तो मेरा रिटर्न क्या होता है? बैंक में जब अपने फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ज्यादा सोचना नहीं है। सर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इसका मतलब इंप्लाइड है, वो एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है जिसको तुरंत सुनना है, थोड़ा सोचना है, बता देना है। सो बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट करता है तो आपको क्या मिलता है बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। बिजनेस में जब रुपया डालता है तो बिजनेस से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो अब हम लोग इंटरेस्ट के जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है। अब हम लोग फिक्स डिपॉजिट में रुपया नहीं डाल, कहां डाल? बिजनेस में डाल। बिजनेस करना है मेरे को, तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहां रुपया लगाना है? बिजनेस करने का मन है, बिजनेस करेंगे। और जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस से मेरे को, बिजनेस करने से पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा ना कि बिजनेस आपको इन जनरल कितना रेट ऑफ रिटर्न दे देता है। से वो 10% देता है। तो बिजनेस में रुपया डाला और बिजनेस से मेरे को 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। प्रॉफिट का अमाउंट 10,000 है। तो बताओ आपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया होगा? मैं आपसे डेटा चेंज करके पूछ रहा हूं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एंड मेरे को हर साल उस बिजनेस से 10,000 का प्रॉफिट आ जाता है। तो बताओ मैंने उस बिजनेस में कितना रुपया लगाया होगा? 1 लाख रुपया लगाया होगा। मैंने बिजनेस में जो रुपया लगाया उसको अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, द वे आई मेक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, my capital employed in the business is ₹1 लाख। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैं बोला कि मैंने बिजनेस में रुपया लगाया है। जिस बिजनेस में मैंने रुपया लगाया है उस बिजनेस से आम तौर पर लोग 10% का रिटर्न कमा लेते हैं। यानी बिजनेस का मेरा नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है पिछले 5 साल। मेरा अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि आपने अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट इज 10,000। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इज 10,000। तो बताओ मैंने बिजनेस में कितना रुपया लगा के रखा हुआ है? 1 लाख रुपया लगा के रखा हुआ। तो किसी भी थर्ड पर्सन को अगर मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं, किसी भी थर्ड पर्सन को अगर मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि पता है, सुनो, मैंने गारमेंट्स का एक दुकान खोला है। तो जिस थर्ड पर्सन को मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं उसको पता है कि गारमेंट वाले बिजनेस में जिन लोग गारमेंट का दुकान खोलते, रेडीमेड गारमेंट्स रिटेल कस्टमर्स को बेचने के लिए, तो इस टाइप के बिजनेस में नॉर्मली लोग 10% कमा लेते हैं। तो वो तुरंत सोच लेगा कि इसका 10% का रिटर्न आता होगा। थर्ड पर्सन को जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या बोला मैंने उसको कि पता है मैंने गारमेंट्स का दुकान खोला है, तो उसके दिमाग में क्या आया कि ये बंदा 10% का रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में लोग इस टाइप के बिजनेस में 10% का रिटर्न कमा ही लेते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो उसने मेरे से पूछा, किसने? वो थर्ड पर्सन ने। मेरे से नहीं पूछता, पता है, जाके मेरे अकाउंटेंट को रुपया थोड़ा बहुत देकर पूछता है कि बताइए इसका प्रॉफिट कितना है, कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। थोड़ा समझ में आया ना? तो अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने पिछले 5 साल का प्रॉफिट का स्टडी किया, जो ऑलरेडी पिछला 5 साल हो चुका है। तो पिछले 5 साल में वो क्या देख कर बताता है? अकाउंटेंट ये देख कर बताता है कि पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 10,000 हुआ है। यानी हर साल आमतौर पर 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो उस थर्ड पर्सन ने क्या आंकड़ा लगाया होगा, क्या सोचा होगा कि इस बंदे ने अपने बिजनेस में जरूर 1 लाख रुपया लगाया है, जरूर 1 लाख रुपया लगाया है। समझ में आया? तो ऐसा वो नॉर्मली सोच रहा है, मतलब ये तो वो सोचा है ना, वो तो वो थर्ड पर्सन सोच के बताया कि जरूर 1 लाख रुपया लगाया होगा। क्योंकि अगर उसका अकाउंटेंट बोला कि वो 10,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाया है 5 साल में, और जिस टाइप का वो बिजनेस में है वहां का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये जरूर 1 लाख लगाया होगा, तब ना जाकर वो हर साल 10% के हिसाब से 10,000 कमा रहा होगा। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है, ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। ये हकीकत नहीं बताता है, ये हमने बैक कैलकुलेशन करके निकाला है, ये हकीकत नहीं है। ये थर्ड पर्सन ने आंकड़ों के हिसाब से समझ कर निकाला है। दिस इज नॉट द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज नॉट द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। वो थर्ड पर्सन ने बैक कैलकुलेशन किया। कैसे कैलकुलेशन किया? वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मेरा इंफॉर्मेशन होता है ना, कुछ फ्रेंड्स लोग जो आपके इंफॉर्मेशन लेने आ जाते हैं, जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं बट अपना कुछ नहीं बताते। ठीक है, दूर रहना ऐसे दोस्तों से। तो जो अपना सबको, जो अपना कुछ नहीं बताते, या फिर अपना बताएंगे तो बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे, ताकि आप जल के भून के राख हो जाओ और आपका सब कुछ जान लेंगे। और कई बार हमसे जानकर वो मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, वो रियलिटी चेक्स छोड़ो। तो सपोज ऐसा कोई फ्रेंड मेरे पास आया और वो देखता है कि हर्ष ने एक अच्छा खासा गारमेंट का दुकान खोल रखा है। गारमेंट का दुकान देखा, देखकर उसको समझ में आया कि 10% कमा रहा होगा, क्योंकि इस टाइप का बिजनेस में तो आमतौर पर लोग 10% कमा ही लेते हैं, तो 10% कमा रहा होगा। फिर मैं अपने कस्टमर्स के साथ बिजी था और वो बिजी हो गया मेरे अकाउंटेंट के साथ, और अकाउंटेंट से पूछता है कि बता कितना प्रॉफिट हो जाता है हर साल। तो अकाउंटेंट बोला हम क्यों बताएं। तो उस दोस्त से थोड़ा बहुत पैसा खिला अकाउंटेंट को, चाय पानी दिया उसको, का खर्चा दिया, चाय पानी का खर्चा। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, पिछले 5 साल का प्रॉफिट का स्टडी करके बताया कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट का स्टडी करके ये पता चला है कि आमतौर पर ऑन एन एवरेज बेसिस 10,000 का प्रॉफिट कमाई हो जाता है हर साल। तो ये जो फ्रेंड है मेरा, वो क्या समझ लिया
कि जरूर इसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया डाल के रखा हुआ है, बिकॉज 1 लाख डालेगा तभी तो 10% के हिसाब से 10,000 कमा रहा होगा। ठीक है, तो नंबर 1 हमने क्या सीखा? नंबर 1 हमने ये सीखा कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेथड 3 चल रहे हैं। ठीक है, मेथड का नाम क्या है वो नहीं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा। तो मेथड 3 के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा? लर्निंग नोट्स मेंटेन करते रहना, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अपने स्कूल स्टूडेंट्स नहीं रहे, है ना, वो समय चला गया है, गोल्डन एरा गया, अभी अभी रियलिटी चेक्स वाले एरा चल रहे हैं। सो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय NRR. But normal capital employed is not the actual capital employed. It is the capital employed which a third person thinks that is employed in your business. ये थर्ड पर्सन का सोच, कि थर्ड पर्सन को पता चल गया कि आप एक्चुअली में 10,000 हर साल कमा रहे हैं, उसको सिर्फ इतना पता 10,000 कमा रहे हैं, तो बाकी वो कैसे निकाला? उसको पता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये जरूर अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा के रखा हुआ है। दिस इज नॉट एक्चुअल कैपिटल। तो ये डिस्कशन 1। डिस्कशन 2, ठीक है, अब इसमें से हट जाओ, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, दूसरे डिस्कशन में आ जाओ। विथ मेथड 3 में ही है हम, मेथड 3 में ही है। मेथड 3 को समझने के लिए दूसरा डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। केशव को मिठाई पसंद है? केशव को मिठाई पसंद है? यस सर। ठीक है, मिठाई पसंद है। अच्छा, तिवारी का मिठाई पसंद है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो सपोज यस मैं सर। आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मिठाई का दुकान खोलना, बंगाल में रहते हैं तो इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस वी हैव इन बंगाल। ठीक है, ओपनिंग अ स्वीट शॉप। ठीक है, बट योर नेचर इज एन अग्रेसिव बिजनेसमैन, यूर एन अग्रेसिव बिजनेसमैन। Aggressive businessman means what? You want quick profits. You want quick profits. ठीक है, तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं। अगर मैं मिठाई का दुकान किसी XYZ नाम से खोलता हूं, ₹500 का जगह लेकर। ठीक है, अगर मैं मिठाई का दुकान खुद ही खोलता हूं कोई भी नाम से, 500 स्क्वायर फीट का जगह लेकर, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरा फ्रेंड मिठाई का दुकान खोलता है 250 स्क्वायर फीट का जगह लेकर, ऑब्वियसली जितना जगह लेकर करोगे उतना ज्यादा आपको कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ये बात तो पक्का है ना। जितना बड़ा जगह लेकर बिजनेस करोगे उतना ज्यादा आपको कैपिटल बिजनेस में डालना पड़ेगा। तो आप दुकान खोलना चाह रहे हैं किसी भी नाम से, जो भी है XYZ नाम से, आपने 500 स्क्वायर फीट का जगह लिया है। वहीं आपका फ्रेंड क्या करता है, वो 250 स्क्वायर फीट का जगह लिया, तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, बट उसने क्या स्मार्ट वर्क किया, उसने मिठाई का दुकान तिवारी का ब्रांड नेम लेकर किया है, मतलब ऑफिशियली परचेज किया ब्रांड नेम तिवारी स्वीट्स का। ठीक है, तो मेरे को बताओ कौन सा दुकान अच्छा चलेगा, तिवारी का छोटा सा दुकान अच्छा चलेगा या अपना 500 स्क्वायर फीट वाला दुकान अच्छा चलेगा? दिवाली वाला। तिवारी का अच्छा दुकान चलेगा। यानी अगर जिसका गुडविल है, जिसका गुडविल है, क्यों बोला तिवारी का अच्छा? बिकॉज तिवारी का गुडविल है, यानी जिसका गुडविल है वो बिजनेस में कम पैसा लगाने से भी
ज्यादा कमा लेगा। ये बात तो पक्का है, जिसका गुडविल है वो छोटा सा दुकान में भी अच्छा कमा लेगा। मतलब उसका जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम होने से भी चल जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो अभी जस्ट याद है, छोटा वाला। ठीक है। तो जिसका मार्केट में गुडविल है वो कम कैपिटल लगाकर भी बिजनेस को दौड़ा लेगा, अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। तो बताओ, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर मार्केट में गुडविल है, द एक्चुअल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट एक्चुअल। अगर मार्केट में गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा होना चाहिए या कम होने से भी। बोलो, अगर मार्केट में गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी मोर और लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लेस। गुडविल है तो हाँ, कम होने से भी लेस। चल जाएगा। लेस। ठीक है, यानी गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर गुडविल है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। So can I say that goodwill is equal to normal capital employed minus actual capital employed? ताई तो so goodwill is equal to normal capital employed minus actual capital employed. So actual capital employed से रुपीज 80,000 का है। So goodwill is equal to normal capital employed 1 lakh minus actual capital employed 80,000 is equal to rupees 20,000. Clear? So goodwill is equal to नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज जिस बिजनेस एंटिटी का मार्केट में गुडविल है वो कम पैसे में भी अच्छा कमा लेगा, कम पैसे लगाकर भी अच्छा कमाएगा। वो उसका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी 80,000 लगाकर, जहां पर बाकी लोगों को 1 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है 10,000 कमाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। जहां पर बाकी लोगों को 1 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है 10,000 रुपया कमाने के लिए, वहां पर जिस बंदे का गुडविल है वो 80,000 लगाकर 10,000 कमा रहा है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बैलेंस शीट में है, जो एक्चुअल फिगर अमाउंट है कैपिटल का, जो बैलेंस शीट में है, ऐसा इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, कम ही होगा। हाँ, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जहां पर बाकी जन लोग साल का 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 लाख रुपया उनको लगाना पड़ा, कैपिटल एम्प्लॉय नॉर्मली लोग 1 लाख रुपया लगाते हैं 10,000 कमाने के लिए। वहीं जिस बिजनेस एंटिटी का गुडविल है वो 80,000 का कैपिटल एक्चुअली में लगाकर 10,000 का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। This method is called capitalization method. Why it is called capitalization method? आपके दिमाग में क्या होगा? बिकॉज आपने सर कैपिटल यूज किया तो नाम पड़ा कैपिटलाइजेशन मेथड। बिल्कुल भी नहीं है, गलत मीनिंग समझा आपने तब।
इसका मीनिंग क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा. So method 3 is capitalization method. Under capitalization method, goodwill is equal to normal capital employed minus actual capital employed. Normal capital employed, how is it computed? Average profit by normal rate of return. Actual capital employed taken out from the balance sheet on the date of valuation of goodwill. Capital employed means the amount of money invested in the business. ये ओनर्स फंड भी हो सकता है, उसके साथ डेथ फंड भी होगा. क्लियर? वो बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा. सो जिस बिजनेस एंटिटी का मार्केट में गुडविल है उसका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी जहां लोगों को ज्यादा रुपया लगाकर प्रॉफिट कमाना पड़ता है, वहीं हम जिसका गुडविल है कम कैपिटल लगाकर उतना प्रॉफिट कमा लेते हैं. ठीक है? तो नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड. ऐसा नाम क्यों है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है? अब ये डिस्कशन में डू नॉट लूज अटेंशन. सो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इज नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस actual capital employed. How have we computed normal capital employed? Average profit by NRR. ठीक है? अब थोड़ा मैथ्स कर रहे हैं. ठीक है? टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा एनआरआर है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एनआरआर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एनआरआर मल्टीप्लाई हो जाएगा. यस और नो? ठीक है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैप, ये ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर क्या था? It was, who can tell me? Capital employed into NRR क्या है? Normal profit. Excellent, Shine. It is normal profit. स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, कैच कर रहे हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इज नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इज नॉर्मल प्रॉफिट. यानी न्यूमरेटर में क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट? ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज पार्टिसिपेट. इट इज कॉल्ड Super profit. सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. रनिंग नोट्स चलते रहना चाहिए. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर. तो अगर मेरे को क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है तो इसमें हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर. तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को जब रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करें, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट? द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. प्रॉफिट को उसका प्रॉफिट को डिवाइड करें रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम लोग उसका कैपिटल अमाउंट निकाल रहे हैं. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. जब जैसे अपने 10,000 बाय 10% किया तो 1 लाख आएगा. 1 लाख इज व्हाट? द कैपिटल अमाउंट ऑफ दैट फिक्स्ड डिपॉजिट. सो अगर आप प्रॉफिट को बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटिंग व्हाट? द कैपिटल अमाउंट ऑफ दैट प्रॉफिट.
That is why capitalization method. Because you're capitalizing super profit. You're calculating the capital value of super profit under this method, and hence capitalization method. So this is method 3, capitalization method. समझ में आया? ओके, क्लियर है? सो मेथड 3 डन. मेथड 1 average profit, method 2 super profit, method 3 capitalization method. These 3 methods done. Now the last method, method 4, separate discussion. आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए. ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना और पार्टिसिपेट करना. जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलता था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ऐसे निकलता था. ये बेस में आपको समझा रहा हूं, इसको लिखना जरूरत नहीं है. सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज कैलकुलेटेड एज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. परफेक्ट. सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, समझ में आ गया. नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब इतने साल के लिए प्रॉफिट हम लोग आगे और मेंटेन करें पाएंगे इन द फ्यूचर, से फॉर 3 इयर्स. तो सुपर प्रॉफिट अगर मेरा 25,000 है और ये 25,000 का सुपर प्रॉफिट हम और 3 साल मेंटेन कर पाएंगे, तो इंटू 3 करके गुडविल का वैल्यूएशन निकल जाता था. ठीक है, तो 25,000 का सुपर प्रॉफिट है, ये और 3 साल आप मेंटेन कर पाओगे. यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स, कमिंग 3 इयर्स में, due to the presence existence of goodwill, business will be able to make a super profit of 25,000 every year for the next 3 years. ये कहने का मतलब ये हुआ. ठीक है, तो 25,000 इंटू 3 करके हम गुडविल निकालते थे, बिकॉज नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अगर 25 25 25 कमाएगा गुडविल होने के कारण, तो गुडविल का वैल्यूएशन 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी 75,000. 25,000 इंटू 3 75,000 है. ठीक है, तो बिजनेस का जो फाइनेंस मैनेजर है उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेटली पढ़ाई कर रखा है. तो वो जो फाइनेंस मैनेजर है वो मनी का टाइम वैल्यू समझता है. एज एन वो मनी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझता है वो. सर समझ में नहीं आया. वो कहना चाहता है कि 25,000 जो 1 साल के बाद सुपर प्रॉफिट होगा, उसका आज का डेट का वैल्यूएशन डिफरेंट है. आज के डेट में कम है ना, बिकॉज 1 साल बाद तो वो इंटरेस्ट के साथ अपने को, समझ में आ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब वो इंटरेस्ट फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं. 25,000 नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद सुपर प्रॉफिट होगा. हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कब कर रहे हैं? आज के डेट में. गुडविल का वैल्यूएशन कब हो रहा है? नाउ, एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं. ठीक है,
गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट्स को यूज करके कर रहे हैं। तो जो बंदा गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि 25,000 का सुपर प्रॉफिट अगले 3 साल में होगा। तो जब उसने बोला तो जो फाइनेंस मैनेजर है, उसने उसको बीच में टोका। टोक कर क्या बोला कि अगर तुम बोलते हो कि 25,000 का प्रॉफिट नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए होगा, सुपर प्रॉफिट नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए होगा, यानी हर साल 25 25 25 नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए दिखाई देगा। आप गुडविल का वैल्यूएशन कब कर रहे हैं? आज की डेट में, अभी तुरंत इस वक्त मेरे साथ मिलकर, अभी तुरंत इस वक्त कर रहे हैं। तो ये जो 25,000 नेक्स्ट ईयर होगा, उसका आज के डेट का अमाउंट लो, प्रेजेंट वैल्यू लो। ये सब क्या है? ये सब 25,000 के फ्यूचर वैल्यू है। आपको 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहिए। हर एक 25,000 का आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन आज की डेट में हो रहा है। गुडविल का वैल्यूएशन आज की डेट में हो रहा है, तो आपको आज की डेट का प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहिए। 25,000 जो 1 साल बाद मिलेगा, उसका आज का डेट का प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट 25,000 का सुपर प्रॉफिट जो 2 साल बाद, उसका आज का डेट का प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट 25,000 जो 3 साल बाद, सुपर प्रॉफिट 25,000 3 साल बाद, उसका आज का डेट का प्रेजेंट वैल्यू। यानी हर एक सुपर प्रॉफिट का आज का डेट का प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसको ऐड कर। प्रेजेंट वैल्यू मींस आज का डेट का, आज का डेट का वैल्यू। आई एक्सप्लेन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में दिक्कत है। मेरे को बताओ, जैसे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में कभी ना सीखा होगा ना स्कूल में, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ ये जानता है सब कोई? इधर में a क्या अमाउंट, p इज प्रिंसिपल, r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, n इज नंबर ऑफ इयर्स। तो अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज अमाउंट आफ्टर n नंबर ऑफ इयर्स। द अमाउंट इज माय फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। p इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट इज इन्वेस्टेड टुडे, आज की डेट में, सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। So future value is equal to present value into 1 + r⁴n, which means future value divided by 1 + r⁴n is equal to present value। समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट वैल्यू में तो अमाउंट कम होगा ना, बिकॉज फ्यूचर में जब वो अमाउंट अपने को मिलेगा तो इंटरेस्ट कंपाउंड होकर मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू में मोटा अमाउंट मिलता है, उसको अपने कंपाउंडेड वैल्यू बोलते हैं। एंड प्रेजेंट वैल्यू उसका कम अमाउंट का होता है, वी कॉल इट डिस्काउंटेड वैल्यू। समझ में आ रहे हैं? केशव, समझ में आया बेटा आपको? यस सर। पक्का ना? तो वो फाइनेंस हाँ। मैनेजर क्या बोलता है, हम लोग एफए में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बीकॉम में ये सेम 6 में आता है और सीए इंटरमीडिएट में आता है। सीए में इंटर एंड सीए इंटर में आता है। सीए से एग्जीक्यूटिव में भी आता है, ठीक है, तो पढ़ेंगे अपने उसको। बट इसका एक जिस्ट मैं आपको बता दी। तो वो जो फाइनेंस मैनेजर है जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई किया है, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता है। उसको ये पता है कि 25,000 जो 1 साल बाद मिलेगा, उसका आज का डेट का वैल्यू कम है, बिकॉज 1 साल बाद जब अपने को मिलेगा तो वो इंटरेस्ट कंपाउंड होकर मिलेगा। 2 साल बाद जब मिलेगा तो इंटरेस्ट कंपाउंड होकर मिलेगा। 3 साल बाद मिलेगा तो इंटरेस्ट कंपाउंड होकर मिलेगा। तो कंपाउंडेड वैल्यू है, उसका आज का डेट का प्रेजेंट वैल्यू से कम होगा। प्रेजेंट वैल्यू को अपने डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं, बिकॉज आपने प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। तो डिवाइड करने से तो अमाउंट कम हो गया ना, सो प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू। सो अपने को हर एक साल की सुपर प्रॉफिट का डिस्काउंटेड वैल्यू लेना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू लेना है। तो क्या करें? तो एक सिंपल सा काम है, एक सिंपल सा काम है। क्या करना है? ध्यान से सुनना। हर साल 25,000 का अगर सुपर प्रॉफिट अपने देख पा रहे हैं,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुडविल, हर साल अगर सेम 25,000 का प्रॉफिट हम लोग देख पा रहे हैं, तो हर साल जब सेम अमाउंट को देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। हर साल अगर अपने सेम अमाउंट को देखते हैं वी कॉल इट एज एन्युटी। एन्युटी इज सेम अमाउंट रिकरिंग एवरी ईयर, एन्युटी का डेफिनेशन है। तो अगर अपने हर साल सेम अमाउंट देख पा रहे हैं तो एन्युटी है, यानी इधर में सुपर प्रॉफिट मेरा एन्युटी के नेचर का है, सुपर प्रॉफिट का नेचर एन्युटी जैसा है। तो इन दैट केस सुपर प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल, सुपर प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, पीवीआईएफए। पीवीआईएफए क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपने लोग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसका पूरा डिटेल कैसे समझना है? ये एफए में ही पढ़ पाएंगे, अपने फाइनेंशियल मार्केट में ही पढ़ पाएंगे। अभी इसको समझा मतलब टाइम लग जाएगा समझाने में। तो सिंपली अपने को क्या याद करना है? सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट एन्युटी के नेचर का है, क्योंकि वो हर साल सेम अमाउंट का हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसका नेचर एन्युटी जैसा है। और एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? एन्युटी के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी यानी पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई करके। सो इन दैट केस हम लोग सुपर प्रॉफिट को इनटू 3 नहीं करेंगे, सुपर प्रॉफिट को इनटू पीवीआईएफए करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाई करने से वी शैल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द सुपर प्रॉफिट। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है से 10% है, कॉमा 3। आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या इंटरेस्ट फैक्टर बोलकर दे देगा, आपको सिंपली सुपर प्रॉफिट को उस पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज आप हर साल अगर इतना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करें तो उस रेट से आप डिस्काउंट करोगे। 3 साल है तो 3 साल का 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। सो इन दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया मेरे लिए, क्योंकि बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर अभी तक हमने किया नहीं है, तो मैं मजबूर हूं, ठीक है, हम मजबूर हो गए ये समझने के लिए। तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आपको पूरा टीवीएम का कंसेप्ट नहीं निचोड़ कर देगा, आपको अकाउंट्स के सम में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए इंटरेस्ट फैक्टर दे देगा। ले इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपली क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को इनटू दैट इंटरेस्ट फैक्टर करना है। जैसे हम लोग इंटू 3 करते हैं, इंटू 3 अब नहीं करना है, इंटू 3 की जगह क्या करना है? इंटरेस्ट फैक्टर। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एन्युटी मेथड, मेथड 4, एन्युटी मेथड। हाँ बेटा एकदम, दिस मेथड इज कॉल्ड एन्युटी मेथड, ठीक है। पहला चीज तो अगर क्वेश्चन बोलता है यूज सुपर प्रॉफिट मेथड, तो मेथड 2 में जो हम लोग सीखा था वो अप्लाई कर रहे हैं। बट क्वेश्चन बोलता है अप्लाई एन्युटी मेथड, क्वेश्चन क्या बोलता है? अप्लाई एन्युटी मेथड, यूज एन्युटी मेथड, देन इन दैट केस ओनली आप क्या करोगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट सिंपली तो ये रटवा नहीं सकते ना, उसका तो एक बेसिक आइडिया देना पड़ेगा ना। डेप्थ में समझाने के लिए आई एम बाउंडेड बाय सर्टेन लिमिटेशंस, बिकॉज उसके लिए अपने को टीवीएम का चैप्टर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, और उतना टाइम अपने अकाउंट्स के लिए नहीं दे सकते।
बिकॉज अकाउंट्स में वो चीज इन डेप्थ में टेस्ट नहीं होता है। अकाउंट्स के क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए इंटरेस्ट फैक्टर मुंह पर दे देगा, आपको सिंपली क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को इनटू दैट इंटरेस्ट फैक्टर करना है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। तो सिंपली एनविटी मेथड में अपने को क्या याद करना है, अंडर एनविटी मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू इंटरेस्ट फैक्टर। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, यस बोलो बेटा। The number of years purchase is also given in the question only. Definitely. Number of years purchase is also given. In case it is not given, in case मतलब 0 point मतलब जिसका चांस ना के बराबर, in case it is not given, you assume 3 or 4 years and give a note. ना के बराबर है उसका प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 10% केस में देगा, बट इन केस इट इज नॉट गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट value of goodwill using super profit method and number of years purchase is not given, then you take it as 3 or 4 years and give a note. ठीक है, 3 or 4 years means which one to take? 3 or 4? any allowed, both, Any. as per your choice. Into 3 or into 4 करके एक नोट लिखना जरूरी है। It is assumed that it is assumed that 3 years purchase is used to find out the value of goodwill. ऐसे करके एक नोट डाल देना, टोटली अलाउड है, बट वो उसका नौबत नहीं है बिकॉज एग्जाम में देगा। अगर सुपर प्रॉफिट पूछा है, सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है, तो आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज देगा। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स है अपना ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 is complete. We have understood 4 methods to find out the valuation of goodwill: average profit method, super profit method, capitalization method, and annuity method. Definitely, as I always say, each and every class is continuation of the previous class. So next class join करने से पहले you have to revise. There is no option. You have to revise these 4 methods before you come and join the next class. बिकॉज नेक्स्ट क्लास अपने एक एक करके इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास वो नॉलेज बेस होना चाहिए, जिसके लिए आपको आज जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? In this method, number of years of purchase is only that PVIFA, which you are telling to multiply. नहीं, एनविटी मेथड में देयर इज नो नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एनविटी मेथड में सिंपली क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू पीवीआईएफए। Means you said that in method 2, number of years of purchase will be given and here that interest rate will be given. करेक्ट, मेथड 2 के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज देगा एंड मेथड 4 के लिए आपको पीवीआईएफए देगा। Sir, what if the PVIFA is not given? No, it will be given, beta. Then how can the paper setter will set such a question? PVIFA will be given because accounts के एग्जाम में आपको PVIFA कैलकुलेट करने का पूछेगा नहीं, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जरूर देगा वो आप। ठीक है, PVIFA के लिए कोई assumption, PVIFA के लिए कोई assumption मत लेना, वो आपको देगा, PVIFA देगा। Means you have to calculate super profit and multiply with that interest. Yes, tell me. Okay, चलो then, all good. समझ में आज का डिस्कशन? यस अपर्णा, केशव बताओ, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो देन, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आना।